नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, मैंने आपसे जैसा कहा था, प्रमोशन वीडियो में बताया था आपको कि रैपिड रिवीजन की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज हम रैपिड रिवीजन की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उसका स्लोगन यही रहेगा, 1 डे 1 चैप्टर, या कहिए 1 डे 1 टॉपिक हम आपका क्लियर कराने वाले हैं। देखिए, शुरू के दिन सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा, और मात्र 15 मिनट में मैं उसको कंपाइल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, आप बने रहिए और पूरी वीडियो को शिद्दत से देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो में जरा सा भी आपने कहीं मिस कर दिया, क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट बताऊंगा, कोई कहानी नहीं बताऊंगा। जब आपको मैंने ब्रीफ पढ़ाया था, पूरा पढ़ाया था, डीपली पढ़ाया था, तो डीपली जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको सब बताया था। बस सिर्फ आपका रिवीजन के लिए आए हैं। 10 दिन के अंदर आपका रिवीजन कराना है, तो 15 मिनट के अंदर मुझे आपका ये चैप्टर कराना है। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा बेटा, वो हम लेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। किससे लेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे सबसे पहला क्वेश्चन तो एक यही आता है, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर आप इसको क्या कहेंगे, हड़प्पा सभ्यता। तो एक क्वेश्चन इसका ये भी आया कि इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। तो इसका जो टाइम पीरियड है, इस पर काफ़ी विवाद रहा, लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो 2500 बीसी से लगा करके 1750 बीसी, 1750 बीसी ये मान के चलिए। लेकिन कुछ जगह पर आपको अगर लिखा हुआ मिले तो आपको ये ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है, 2350 से 1750 बीसी, ये भी ठीक हो सकता है। ठीक है बेटा, इन दोनों में से कोई सा एक बार ही पूछा गया था, थोड़ा डीप था, तो इसलिए विवादित क्वेश्चन है, तो इसे याद नहीं करना। चलिए, अब इसमें बात क्या करते हैं कि सबसे पहली बात देखते हैं कि भाई इसका जो आज के ज़माने में, उस समय से जब से खुदाई हुई है 1921 से, और आज तक का जो इसका क्षेत्रफल है वो किस आकार का है? तो त्रिभुज आकार का है, और इसकी चारों दूरवर्ती स्थल देखने पड़ेंगे, चारों पे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर हम चारों की बात करें ऐसे कि इसका उत्तरी स्थल ये नॉर्थ है, ये कौन सा बेटा? नॉर्थ है। तो नॉर्थ में कौन सा होगा? ये साउथ है। और ये कौन सा है बेटा? आपका ईस्ट है। और इसका ये क्या है? वेस्ट है। ठीक है, अब इन चारों पर एक क्वेश्चन बनते हैं, चारों पे क्वेश्चन बनते हैं। तो नॉर्थ वाला कौन सा है? मांडा है। मांडा कहाँ पड़ता है बेटा? J&K में पड़ता है। ईस्ट वाला आलमगीरपुर है बेटा। क्या है? आलमगीरपुर है। और देखिए, अभी यूपीपीसीएस का पेपर हुआ है, अभी यूपीपीसीएस 14 मई को पेपर हुआ है, और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्ववर्ती स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है बेटा? मेरठ में, यूपी मेरठ में पड़ता है। मेरठ यूपी में पड़ता है ना, यूपी में पड़ता है। और साउथ का जो साउथर्न इसका पॉइंट है वो कौन सा है? तो इसमें दो चीज मिलती है बेटा, कहीं तो मिलता है भगत राव लिखा हुआ, और कहीं मिलता है दैमाबाद। क्या मिलता है? दैमाबाद। आपको ऑप्शन में कोई सा एक लिखा हुआ मिलेगा, और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, वेस्ट वाला देखिए, सुत का गेडोर। क्या है बेटा? सुत का गेडोर, सुत का गेडोर, सुत का गेडोर। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है बेटा। कहाँ आता है? पाकिस्तान में आता है, ये पाकिस्तान में। 4 स्थल हो गए, त्रिभुज आकार का है, ये क्लियर हो गई। चारों क्वेश्चन बन गए आपके। ठीक है बेटा, चारों क्वेश्चन बन गए। अब यहाँ से बात आगे लेते हैं। आगे कहाँ लेते हैं? तो सबसे पहले इसकी जो उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई और कैसे हुई। तो देखिए, सबसे पहले उत्पत्ति की अगर बात करें तो यहाँ पर हड़प्पा की बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा स्थल निकला था? हड़प्पा निकला था। कब निकला था? 19, आप देखिए इसमें क्या बेटा, खोज की बात करें, खोज किसने की और कब की? तो 1921 में हुई। और किसने की बेटा? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने की। बस ये चीज। अब इसमें क्या रखना है कि वर्तमान में ये कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? मोंटगोमरी जिले में है। बस इसकी नदी पूछी जाएगी ज्यादातर। क्या पूछा जाएगा? नदी। तो किस नदी के तट पर है? तो ये बेटा रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। नदी कौन सी है? रावी नदी है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए? यहाँ से क्या क्या साक्ष्य? R37 प्रकार का कब्रिस्तान, प्रकार का कब्रिस्तान। ठीक है बेटा, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, R37 प्रकार का कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद और क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पे? तो यहाँ से हड़प्पा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से है, स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए मोहर, पौधा निकलते हुए मोहर।
एक मोहर मिली है स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए, ठीक है। अब संघ का बना इक्का, ये चीज़ें मिलती हैं ना, पीतल का बना इक्का, ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं हड़प्पा से। तो वो आपने जो मैंने आपको डीपली पढ़ाया था उसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, बस इतना ध्यान रखना कि हड़प्पा से कौन कौन सी चीज़ें हैं, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सामने लिख दी हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पता चलता है ये लोग नेचर की पूजा करते थे, अर्थात मातृ देवी की पूजा ये लोग करते थे। तो हड़प्पा याद रहेगा 1921, दयाराम साहनी, रावी नदी के तट पर, R37 प्रकार के कब्रिस्तान और स्त्री के घर से निकलता हुआ पौधा, कहाँ से? हड़प्पा से है। क्लियर? बिल्कुल। आगे चलिए, हड़प्पा पे के बाद पढ़ते मोहनजोदड़ो। किसको पढ़ते बेटा? मोहनजोदड़ो को पढ़ते। तो देखिए मोहनजोदड़ो में क्या है, मोहनजोदारो में देखिए मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो कहते हैं। तो इसकी बात अगर हम करें, सबसे पहले खोज, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है बेटा। 1922 किसने की? राखलदास बैनर्जी। राखलदास बैनर्जी कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। इतनी बात आपको सब मैंने डीपली वाले में पढ़ाया है, सिर्फ इतना समझिए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में, ठीक। लेकिन नदी कौन सी है जिस नदी पर पड़ता है? तो सिंधु नदी पर। कौन सी नदी है इसके सामने? सिंधु नदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुई है ये देखिए। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन है विशाल स्नानागार। क्या है बेटा? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, बिग स्विमिंग पूल यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है? इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। और दूसरा नाम स्तूप टीला भी कहा जाता है। स्तूप टीला, स्तूप टीला भी इसको ही कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से क्या मिला है? महाविद्यालय के साक्ष्य, विश्वविद्यालय महाविद्यालय के साक्ष्य। तो महाविद्यालय के साक्ष्य यहाँ से मिले, विद्यालय के साक्ष्य यहाँ से मिले, महाविद्यालय के साक्ष्य मिले। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले यहाँ से, सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले, सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले, ठीक है बेटा। कैसे मिले थे वो सब मैंने आपको उस वीडियो में पढ़ा रखा है, बस आप ध्यान रखना। मोहनजोदाड़ो 1922, राखलदास बैनर्जी, सिंधु नदी के तट पर, विशाल स्नानागार, है ना। और एक क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है, पशुपति की मोहर। पशुपति की मोहर, जिस पर 5 जानवरों के चित्र हैं, जिस पर 5 जानवरों के चित्र हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है। कौन कौन से चित्र मैंने बताया था? हाथी, गैंडा, भैंसा, है ना, हाथी, गैंडा, भैंसा, वृषभ और बाघ, 5 जानवरों के चित्र है। इसके अलावा अगर किसी का नाम आए तो वो गलत है, पूछा जाएगा कि किसका चित्र नाम नहीं है, तो बस यस किसका चित्र नहीं है, तो आप समझ जाना इसका चित्र नहीं है। ये हुआ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के बाद आगे देखते बेटा, 15 से 20 मिनट का चैप्टर होगा आपका, 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी ये, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसी टॉपिक में रिवीजन करेंगे। अगला है कालीबंगा। कौन सा बेटा? कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी की पूरी एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन इस नगरीय सभ्यता में एक स्थल ऐसा भी मिला जिसमें ग्रामीण बस्ती का साक्ष्य मिलता है, ठीक है बेटा। तो खोज कहाँ पर कब हुई? तो खोज हुई 1953 में। 1953 में किसने की? बीबी लाल ने। किसने की बेटा? बीबी लाल ने की थी। बीबी लाल ने की थी। कहाँ पड़ता है? राजस्थान के गंगानगर जिले में, या हनुमानगढ़ भी लिखा मिलता है। राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर। किस पर? घग्गर। तो नदी याद रख लें, घग्गर नदी। नदी याद रख लें, घग्गर नदी, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? तो जुते हुए खेतों, प्लोइंग फील्ड, मतलब जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जुते हुए खेत, या फिर इसी बात को हम कहेंगे हल चलाने के साक्ष्य भी कह सकते हैं। हल चलाने के साक्ष्य, हल चलाने के साक्ष्य। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ का क्या है? अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य, जिसे हवन कुंड कहते हैं बेटा, हवन कुंड। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य, वेदिकाओं, अग्नि वेदिकाओं या फिर हवन कुंडों के साक्ष्य, हवन कुंडों के साक्ष्य, ठीक है। एक बार रिपीट करिए। खोज हुई 1953 में, बीबी लाल ने कराई। बीबी लाल ने कहाँ पर मिला? राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर मिला। यहाँ से साक्ष्य क्या मिले हैं? तो जुते हुए खेत या हल चलाने के साक्ष्य मिले, या फिर आपका अग्नि वेदिका और हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। ये एकमात्र बस्ती है जो कि एक ग्रामीण बस्ती है, एक ग्रामीण बस्ती, नहीं तो सब नगरीय थी। आगे देखिए, इसके बाद क्या होता है बेटा? इसके बाद होता है लोथल। क्या होता है बेटा? लोथल, यही पढ़ाया था मैंने आपको सब, लोथल। तो लोथल में देखिए, खोज की बात करें, लोथल में खोज की बात करें 1957 को SR राव, बस ये 4 स्थल जो है मेन है, इसके बाद वाले कम होते हैं। SR राव ने खोज की। SR राव ने खोज की, कहाँ पर मिला? गुजरात के अहमदाबाद जिले में और भोगबा नदी के तट पर। तो नदी क्या होगी आपकी? भोगबा नदी। क्या होगी बेटा आपकी? भोगबा नदी। ये सबसे महत्वपूर्ण। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। सबसे पहले गोदी संस्कृत की भाषा शब्द है, हिंदी में कहें तो बंदरगाह,
और इंग्लिश में कहें तो डॉकयार्ड, 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 इसके साक्ष्य से मिले। ठीक है, अगली बात लोथल में करें, युग्म समाधान, युग्म या युगल भी कह सकते हैं, युगल समाधान। समाधान मतलब दो लोगों को एक ही कब्र में दफनाया गया है। तो ठीक है, गोदी या युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले। चावल की खेती के साक्ष्य, चावल की खेती के साक्ष्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, खेती के साक्ष्य। और एक और लिखा था मैंने, घोड़े की मंड मूर्तियों के साक्ष्य। या फिर आपसे कहा जाए कि विदेशी सभ्यता जो थी, जैसे मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो उसके साथ हमारा व्यापार होता था, ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। या मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहर जो है वो किस स्थल से मिली है? तो लोथल से मिली है। ऑफकोर्स क्योंकि बंदरगाह था, ये ट्रेड करते थे यहाँ से। ठीक है बेटा, लोथल हो गया। अब इसके बाद क्या याद करना है आपको? तो जो सारे स्थल है बेटा, अब उन स्थल को एक क्रम के अनुसार याद कर लेंगे। तो थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ और तब यहाँ पर एक बना देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कुछ स्थलों के बारे में। जैसे कि सबसे पहले लिखते हैं हम राखीगढ़ी। क्या लिखते हैं बेटा? राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। ठीक है, कोट दीजिए, कोट दीजिए। बनवाली, बनवाली। एक और लिखते हैं मित्ता थल, मित्ता थल। बेटा ये 3 स्थल है, खाली इनसे यही पूछा जा सकता है भारत के किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो तीनों की कंडीशन जो है वो कहाँ पर है? हरियाणा। कहाँ पर है? हरियाणा। चारों की, हरियाणा, हरियाणा और हरियाणा, चारों हरियाणा में है। अब कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो राखीगढ़ी से ये बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल। अब ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सबसे बड़ा स्थल, इन सब स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। किस हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, पॉपुलेशन से नहीं, क्षेत्रफल के, एरिया वाइज। कोट दीजिए से कोई क्वेश्चन नहीं है। बनवाली से एक क्वेश्चन है बेटा, बनवाली से यह है मिट्टी से निर्मित बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित बैलगाड़ी खिलौना, बैलगाड़ी खिलौना, बैलगाड़ी का खिलौना मिला। मिट्टी से निर्मित क्या मिला बेटा? बैलगाड़ी का खिलौना। मित्ता थल से कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब आइए गुजरात, धोलावीरा, धोलावीरा, धोलावीरा रंगपुर, रंगपुर, सुरकोटदा, सुरकोटदा। ठीक है, लोथल हम पहले पढ़ा चुके, तो ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, गुजरात। और यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये गुजरात, गुजरात। ठीक, यहाँ से क्या मिला है बेटा? तो स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो स्टेडियम के मिले धोलावीरा से। कहाँ से मिले? धोलावीरा से। रंगपुर से चावल की भुस्सी, चावल की भुस्सी, चावल की भुस्सी। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, घोड़े की हड्डियों, हड्डियों के साक्ष्य, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य। ठीक है, सुरकोटदा से। ये हो गए आपके गुजरात के स्थल। अब इसके बाद पंजाब में एकमात्र स्थल मिला जिसका नाम है रोपड़। क्या नाम है? रोपड़, रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब, पंजाब। और यहाँ से कोई ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। अब एक क्वेश्चन पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है आपका जो मनके का कारखाना है, बलूचिस्तान। क्या पड़ता है? बलूचिस्तान। चान्हुदड़ो, 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 चान्हुदड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है बेटा। और यहाँ से क्या मिला है? मनका कारखाना, मनका कारखाना। मनका मतलब जो आभूषण बनते थे, मनका कारखाना, मनका कारखाना। यहाँ से क्या मिला? मनका कारखाना मिला। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद नवीन जो स्थल मिला है, वो नवीन स्थल जो अब मिला है उसका नाम है सिनोली। क्या है बेटा? सिनोली। और ये कहाँ पड़ता है? यूपी के बागपत में पड़ता है। बागपत, बागपत यूपी, बागपत यूपी में पड़ता है। ठीक है बेटा। यहाँ से क्या मिला है? तांबे का रथ मिला है। यहाँ से क्या मिला है? तांबे का रथ। एक स्थल और पड़ता है कुणाल, कुणाल, कुणाल से चांदी का मुकुट मिला है, कुणाल से चांदी का मुकुट मिला है। बेटा ये सारे मैंने आपको बड़ी वाली क्लासेज में पढ़ाए हैं। अगर आपके पास समय होता तो आप उस क्लासों में पढ़ सकते हो सारी चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको रैपिड रिवीजन में जल्दी जल्दी फिर से रिवीजन कराया है और सारे रिवीजन को ये करा रहा हूँ। अब देखिए इसकी बात आगे हम क्या करते हैं। इतनी डेवलप सभ्यता, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें कि ये लोग कैसे रहते थे, तो सामाजिक स्थिति की बात करें, इसकी सोशल स्टेटस क्या था, तो इसका बेटा सोशल स्टेटस देखिए, इसमें क्या था? मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक, अर्थात माता की चलती थी, मात्र सत्तात्मक। दूसरी बात,
परिवार में खाना पीना जो था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का था। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मनोरंजन कैसे करते थे लोग, है ना, ये वस्त्र कैसे पहनते थे? तो वस्त्र तो बहुत कम पहनते थे, लेकिन मनोरंजन कैसे करते थे? तो मनोरंजन के लिए ये सबसे पहला एक खेल बनाते हैं जिसे दुनिया का पहला खेल माना जाता है, पासा। ये क्या खेलते थे? पासा। और पासा का नाम ही है शतरंज। इसे दुनिया का सबसे पहला खेल माना जाता है क्योंकि दुनिया की पहली सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो पासा खेलकर अपना मनोरंजन किया करते थे। आगे देखते बेटा आर्थिक स्थिति, क्या देखते हैं इसकी? आर्थिक स्थिति। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो इसमें पता चलता है ये एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? ये अर्बन सिविलाइजेशन था बेटा, नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता अर्थात अर्बन सिविलाइज। और जब अर्बन सिविलाइजेशन होती तो वो किस पर निर्भर ज़्यादा करती है? ट्रेड पर, अर्थात व्यापार पर निर्भर करती थी। किस पर निर्भर करती थी? व्यापार पर निर्भर करती। तो अब ये मतलब नहीं कि खाली व्यापार करने से अपना पेट भर लेते थे, ये लोग जो थे ये कृषि भी करते थे। तो कृषि और पशुपालन भी था, कृषि एवं पशुपालन भी था, एवं पशुपालन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये किस पशु से अपरिचित थे? हमेशा ऑप्शन में गाय लिखा होगा, तो ये गाय से अपरिचित थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला, बैल का साक्ष्य मिला लेकिन गाय का नहीं मिला। तो यहाँ कृषि पे क्वेश्चन आता है, कौन सी कृषि इनकी सबसे फेमस कृषि थी? तो जौ की कृषि पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पशुपालन में पूछा जाता है किस पशु को नहीं पालते थे? गाय नहीं पालते थे, गाय का विवरण नहीं, गाय का उल्लेख नहीं, गाय का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें इनकी करेंसी क्या थी? तो करेंसी जो थी इनकी, मोहर जो थी, मोहरे जो थी वो किसकी बनी होती थी बेटा? सेल खड़ी मिट्टी की बनी होती है, सेल खड़ी मिट्टी की बनी होती थी। क्लियर? अब इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मोहर का जो प्रकार था सबसे ज्यादा किस प्रकार की? वर्गाकार, आयताकार या कौन से बेलनाकार प्रकार की? तो वर्गाकार प्रकार की। कौन से प्रकार की? वर्गाकार प्रकार की मिली है। ठीक है बेटा, ये हो गई आर्थिक स्थिति। अब बात कर लेते हैं, देखो राजनीतिक स्थिति तो इसमें थी नहीं, क्योंकि पता नहीं चलता कोई राजा है या नहीं है। धार्मिक स्थिति की बात कर लेते हैं बेटा, धार्मिक स्थिति में अगर बात करें हम इसमें, तो धार्मिक स्थिति में क्या था? ये मातृ नेचर की पूजा करते थे। किसकी? प्रकृति पूजा या मातृदेवी कह सकते हैं। मातृदेवी का मतलब यहाँ पर प्रकृति से है ना, मातृदेवी, प्रकृति पूजा। और बैल में कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। किसकी? कुबड़ वाले बैल की पूजा। ठीक। वृक्ष में किसकी करते थे? तो पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी। ठीक। एक क्वेश्चन और है, स्वास्तिक, जिसे हम कहते हैं ना स्वास्तिक पूजा का भी प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं। देखिए बेटा, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन और इतनी डेवलप सिविलाइजेशन जिसकी नगर नियोजन सबसे महत्वपूर्ण था, इसकी सारी सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और बड़ी ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, और ये अचानक कैसे खत्म हो जाती है इतने दिन के अंदर ही अंदर? तो इसके पीछे कई कारण है। कोई कहता है भूस्खलन हो गया होगा, लैंड स्लाइडिंग हो गई होगी, कोई कहता है बाढ़ आ गई होगी, फ्लड आ गया होगा, और कोई कहता है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो गया होगा उससे, कोई कहता है बाहर फॉरेनर अटैक हुआ होगा। तो इस वजह से बहरहाल इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है वो है बाह्य आक्रमण, और दूसरा आपका ये जो है कहते हैं फ्लड वाला, ये दो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता था? द्रविडियन कहा जाता था, है ना, द्रविडियन। या वैदिक सिविलाइजेशन, आने वाली सिविलाइजेशन में इन्हें अनार्य कहा गया। क्या कहा गया? अनार्य कहा गया। तो क्लियर बेटा, इस बात को याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता इतने कम समय में नहीं हो सकती थी, लेकिन हमने कोशिश की है रैपिड रिवीजन में इतने कम समय में आपको पढ़ाने की। ठीक है बेटा, इतने कम समय में आपको पढ़ाने की कोशिश की है, और ऐसे ही आपको अच्छी लगेगी। मैं आपको सब रिवीजन करता रहूँगा क्योंकि सारे चैप्टर इतने बड़े नहीं हैं। हम दो चैप्टर को एक साथ मिला करके वन चैप्टर वाला जो अपना वो है करते रहेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।